हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? ठीक है, आपको समझ में आया? हमने देखा था कि अगर सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट का क्यूब लिया जाएगा और सिलेंडर लिया जाएगा तो उनके स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस आएगा। और मैंने आपको ये भी आप लोगों को जान के आश्चर्य भी हुआ होगा कि जो हमारा सिलेंडर होता है वो हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ होता है, फिर भी हम क्यूब लेके चलते हैं। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन अभी ना मैं इसका जवाब देने की स्थिति में हूं ना आप ये जवाब समझने की स्थिति में। थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, चीजों को आगे लेके जाएंगे, तो जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये बात मेरे सबकॉन्शियस में है कि मुझे आपको ये चीज बताना होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रही होगी बात कि जब क्यूब हमें गलत स्ट्रेंथ बताता है तो हम उसी को लेके क्यों चल रहे हैं, क्यों ना हम सिलेंडर को लेके ही डिजाइन करें। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करी थी कि जो हमारे डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर जब मैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा, तो जो मेरे पास कर्व ऑब्टेन होगी, जो कर्व मेरे पास ऑब्टेन होगी, उस कर्व को देखते हुए मैंने कुछ कंक्लूजन लिखे थे और कहा था इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस सेशन था। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारा जो आज का सेशन होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम रहेगा क्रीप ऑफ कंक्रीट। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा क्रीप ऑफ कंक्रीट। चलिए देखते हैं और इसे समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्रीप है क्या? क्रीप हमें डिफॉर्मेशन ही समझा रहा है। क्रीप हमें क्या कर रहा है? डिफॉर्मेशन ही समझा रहा है। ठीक है, मैं यहां इसके बारे में कुछ लिखूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसी चीज को एक ग्राफ के थ्रू भी समझाना चाहूंगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है? कंक्रीट है। मान लीजिए आपके पास क्या है? कंक्रीट का स्पेसिमेन है। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है? स्ट्रेस है ना? यहां पर आपका स्ट्रेस है और यहां पर आपके पास क्या है? स्ट्रेन है। यहां पर आपका स्ट्रेस है, यहां पर आपका क्या है? स्ट्रेन है। आपने क्या करा? कंक्रीट के ऊपर आपने लोडिंग करी, है ना? कंक्रीट के ऊपर आपने लोडिंग करी। तो जब इनिशियली आपने कंक्रीट के ऊपर लोडिंग करी तो कंक्रीट के अंदर क्या हुआ? इस तरीके का डिफॉर्मेशन आया। अब जैसे कि मान लीजिए मैं लोड हूं और मेरे नीचे कंक्रीट है, मैं जाके उसके ऊपर खड़ा हुआ, तो मेरा जो लोड है ऐसा तो है नहीं कि अब इंक्रीज होते जाएगा, मेरा लोड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और मेरे इस कांस्टेंट लोड के लिए कंक्रीट में जो डिफॉर्मेशन आएगा, जो स्ट्रेन डेवलप होगी, वो भी क्या होगी? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना? तो मान लीजिए कि ये वो पॉइंट था जहां पर मुझे कांस्टेंट लोड मिल गया और ये वो मेरा पॉइंट है जहां पर मुझे कांस्टेंट स्ट्रेन मिल गई, है ना? अब मैंने ये पाया कि जैसे ही इस कंक्रीट के स्पेसिमेन से हटा, मेरी स्ट्रेन जीरो हो गई। मतलब ये जो पोर्शन होगा इट मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग द इलास्टिक स्ट्रेन, है ना? इट मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग द इलास्टिक स्ट्रेन। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब ऐसे मान के चलिए कि ये जो कांस्टेंट लोड मुझे यहां पर मिला था, कहां पर? ये देखिए यहां पर इस पॉइंट पे जो मुझे कांस्टेंट लोड मिला था, मैंने इसको एक लॉन्गर पीरियड के लिए लगा के रख दिया। तो जब मैंने अपने स्पेसिमेन को जो कंक्रीट का बना हुआ है उसको जब मैंने ऑब्जर्व करा तो मुझे ये पता चला कि इस कांस्टेंट लोड के लिए मुझे लग रहा था कि इतनी ही जो स्ट्रेन होना चाहिए था, नहीं भैया ऐसा नहीं मिला। मुझे मिला कि इसमें और डिफॉर्मेशन आ रहा है, इसके अंदर और डिफॉर्मेशन आ रहा है। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई। और ये जो डिफॉर्मेशन है ये किस नेचर का निकला? परमानेंट नेचर का निकला। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन क्या निकला? ये स्ट्रेन किस नेचर की निकली? परमानेंट नेचर की निकली। और इसी परमानेंट डिफॉर्मेशन को मैंने क्या कहा? क्रीप स्ट्रेन कहा। क्या कहा? क्रीप स्ट्रेन कहा। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक कांस्टेंट लोड को
एक कांस्टेंट लोड को जब मैं इनिशियली लगाता हूं मेरे कंक्रीट के ऊपर, तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आता है वो इलास्टिक नेचर का होता है, मतलब लोड हटाया डिफॉर्मेशन जीरो। बट अगर उसी कांस्टेंट लोड को मैं एक लॉन्गर पीरियड के लिए लगा के रखूं तो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बियॉन्ड भी मुझे क्या करेगा, एक डिफॉर्मेशन देगा। बस इस डिफॉर्मेशन, इस स्ट्रेन की खासियत ये होगी कि ये परमानेंट नेचर का होगा, है ना, और इसे क्या कहा जाएगा, क्रीप स्ट्रेन कहा जाएगा। क्या आपको क्रीप ऑफ कंक्रीट समझ में आया? ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग आसान भाषा में बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आपके पास एक डेफिनेशन बन जाए। ठीक है, तो क्रीप ऑफ कंक्रीट क्या लिखेंगे, क्रीप ऑफ कंक्रीट व्हेन ए कांस्टेंट लोड, है ना, व्हेन ए कांस्टेंट लोड is applied for a longer period, okay, when a constant load is applied for a longer period on concrete, it causes a permanent deformation, ठीक है, beyond elastic deformation। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आ रही है? बियॉन्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाली बात जो मैंने लिखी है, तो क्योंकि मैं आपको ये सब चीजें समझा चुका हूं, बियॉन्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए इसके बारे में लिखते हैं आगे की तरफ, बियॉन्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, देखिए, दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू ए कांस्टेंट लोड, is called creep of concrete कहा जाता है इसे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मैंने जो ग्राफ के थ्रू समझाया था वो आपको क्या ऑलरेडी ही क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया हो था उससे आपको ये डेफिनेशन क्या हो गई होगी, ऑलरेडी ही क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये, बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में। अब दो चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगी इस डेफिनेशन में, कि यहां पर सबसे पहले तो जो टर्म है, यहां पर जो सबसे पहले टर्म है वो है हमारे पास एक तो कांस्टेंट लोड, और इसी कांस्टेंट लोड को मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्गर पीरियड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट लोड को मुझे लॉन्गर पीरियड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इसी के कारण मुझे एक परमानेंट डिफॉर्मेशन मिलेगा जिसे मैं क्रीप ऑफ कंक्रीट या फिर क्रीप स्ट्रेन भी कह सकता हूं। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो इसी चीज को हम लोग आगे की तरफ देखेंगे और समझेंगे कि मैंने इन दो चीजों को क्यों मार्क करा, है ना। तो क्रीप किस कारण से होगा, सबसे पहले, है ना, क्रीप किस कारण से होगा, मतलब अगर क्रीप के बारे में मैं लिखना चाहूं तो क्रीप के बारे में सबसे पहली बात क्या लिखूंगा, क्रीप ऑफ कंक्रीट। अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, क्रीप ऑफ कंक्रीट इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना। क्रीप ऑफ कंक्रीट इज ए टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना, यस। यस, और दूसरी बात, है ना, दूसरी बात क्या लिखूंगा, क्रीप ऑफ कंक्रीट occurs ड्यू टू ए कांस्टेंट लोड, है ना, ड्यू टू ए कांस्टेंट लोड। दैट कांस्टेंट लोड, ये जो कांस्टेंट लोड है, ये जो कांस्टेंट लोड है लॉन्गर पीरियड के लिए लग रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट लोड होगा कौन सा, that is the dead load,
और सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर, सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट मेंबर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्योंकि जो लाइव लोड है वो कोई लॉन्गर पीरियड के लिए थोड़ी लगे रहेगा। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ जिंदगी भर थोड़ी खड़े रहने वाला हूँ, लेकिन जिस मेंबर पे खड़ा हूँ उसका जो डेड लोड होगा दैट इज इट्स सेल्फ वेट ऑफ द कंक्रीट मेंबर। ये तो अब इस मेंबर पे हमेशा ही लगता रहेगा ना, ये तो इस पे हमेशा ही लगता रहेगा। तो क्रीप ऑफ कंक्रीट इस डेड लोड के कारण होगा। आप याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, पर गेट वगैरह में नहीं पूछा गया है, बट फिर भी आपको कंसेप्चुअली ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी टाइम डिपेंडेंट वाली बात को हमने थोड़ा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये दो बातें समझ में आई। अब इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई कि जो क्रीप है वो टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है। तो मुझे आप लोगों को क्रीप को टाइम के रिस्पेक्ट में भी क्या करना चाहिए, स्टडी करके बताना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग, अगर मुझे क्रीप ऑफ कंक्रीट को टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करना हो, अगर मुझे क्रीप ऑफ कंक्रीट को टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करना हो तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, लेट्स चेक आउट। ठीक है, तो हम इसे बिल्कुल देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। चलिए, है ना, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सबसे पहले तो स्ट्रेन। मैं सबसे पहले यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए स्ट्रेन। ठीक है, ये स्ट्रेन लिख दिया। अब यहां पर गलती से भी स्ट्रेस मत लिख देना, यहां आएगा हमारा टाइम। ओके, टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और स्ट्रेन इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे, है ना, किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे जब टाइम मतलब जब लोडिंग जस्ट अप्लाई की होगी, मतलब इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, एट द इंस्टेंट व्हेन द लोडिंग वाज जस्ट अप्लाइड। तो जब मेरे कंक्रीट मेंबर ने पहली बार लोडिंग एक्सपीरियंस करी होगी, तो ऐसा तो ही नहीं कि जो डेड लोड है वो ग्रेजुअली लगेगा, है ना, वो ग्रेजुअली लगेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं वेट मशीन पे चढ़ा या आप वेट मशीन पे चढ़े, तो ऐसा थोड़ी होता कि लोड धीरे 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 आधे घंटे बाद बताएगा कि आप 80 किलो के, आप 90 किलो के। वो तो इंस्टेंटेनियस आपका लोड देता है ना कि भैया ये आपका वजन है। तो सिमिलरली जब मैं अपने मेंबर पे डेड लोड ट्रांसफर करूंगा तो वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में पूरा का पूरा लोड क्या करेगा, खुद एक्सपीरियंस कर लेगा। ये बात समझ में आई? मतलब टाइम क्या होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं, मतलब इनिशियली जैसे ही उसने पहली बार अपना लोड एक्सपीरियंस करा फर्स्ट टाइम, वहीं उसने क्या करा, वहीं उसमें क्या आ जाएगी, ये स्ट्रेन आ जाएगी, वहीं उसमें क्या होगी, ये स्ट्रेन आ जाएगी। इसी स्ट्रेन को कहा जाएगा, है ना, इसी स्ट्रेन को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इसी स्ट्रेन को क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन कहा जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में है ना, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन कहा जाएगा। ओके, अब यहां पर आके ये जो डेड लोड था वो तो कांस्टेंट हो गया, अब वो लॉन्गर पीरियड के लिए लगेगा, अब वो क्या होगा, लॉन्गर पीरियड के लिए लगेगा। तो इस डेड लोड के कारण लॉन्गर पीरियड पे क्या डिफॉर्मेशन आएगा, ये देखिए, ये इस तरह से, ऐसा इस तरह से, और इसी डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे, देखेंगे हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए, इसी डिफॉर्मेशन को जो हमने लॉन्गर पीरियड के लिए करा है, इसे कहेंगे अल्टीमेट, क्या कहेंगे, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। क्या आपको ये बात यहां पर समझ में आई? क्या कहा हमने, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, और इसे क्या कहा, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, देखो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन कहां के बाद मैंने बनाया, बियॉन्ड इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, मतलब इस डिफॉर्मेशन के बाद का जो डिफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड क्रीप स्ट्रेन। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको? अब ये ग्राफ क्यों बताया मैंने आपको, है ना, ये ग्राफ क्यों बताया, ये ग्राफ इसलिए बताया क्योंकि इसी ग्राफ की मदद से मैं क्या करूंगा, एक कोएफिशिएंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एक कोएफिशिएंट लिखूंगा। देखिए उस कोएफिशिएंट को बोलते हैं क्रीप कोएफिशिएंट, है ना, क्रीप कोएफिशिएंट। ओके, अभी इसको अपन बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, क्रीप कोएफिशिएंट, है ना।
ठीक है, क्रीप कोएफिशिएंट, इसे डिनोट किया जाता है थीटा से। इसका जो फॉर्मूला होगा, किसका, क्रीप कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जो होगा, दैट विल बी लाइक दिस, अल्टीमेट, दैट विल बी लाइक दिस, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, ये चीज आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज आप क्या करेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे। ओके, ये देखिए, ये होता है डिजिटल बोर्ड का फायदा, सट से नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रीप कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। अब देखते हैं कि इससे हमें क्या मिला, है ना, इससे हमें क्या मिला। अब ये जो हमारा क्रीप कोएफिशिएंट होता है, इसके लिए मुझे IS 456-2000 ने कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे। देखिए, उन स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। ये जो क्रीप कोएफिशिएंट होगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एज ऑफ कॉन्क्रीट, किस पे डिपेंड करेगा, एज ऑफ कॉन्क्रीट एट द टाइम ऑफ लोडिंग, एट द टाइम ऑफ लोडिंग, मतलब जब मैंने कंक्रीट पे पहली बार उसके डेड लोड को ट्रांसफर किया होगा, तो उस समय मेरे कंक्रीट का जो एज था वो कितना था, दैट वाज 7 days, देन इट वाज 28 days एंड देन इट वाज 1 year, नाउ सी, एज ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा मेरा क्रीप कोएफिशिएंट, क्या डिपेंड करेगा मेरा क्रीप कोएफिशिएंट, दैट इज थीटा। देखो कैसी वैल्यू आएगी यहां पर, समझना, वैल्यूज कैसी आ रही है, 2.2, 1.6 एंड देन क्या आ रहा है, 1.1, क्या आ रहा है, 1.1। जैसे जैसे एज ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ लोडिंग बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे क्रीप कोएफिशिएंट क्या होते जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखिए इसको आराम से, एक बार शांति से देखिए आप लोग इसको स्क्रीन पे कि क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं एज ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ लोडिंग 7-28 डेज और 1 साल मैंने जब लिया, और यहां पर जो क्रीप कोएफिशिएंट है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इससे क्या समझ में आया, कि अगर मान लीजिए कि आपने आज एक कंक्रीट मेंबर को क्या करा, कास्ट किया। अब आज आपने जब उसे को कास्ट किया, अब जितने आज की कास्टिंग डे से, आज के डे से जब आपने आज कास्ट किया उसको, आज से जितने दिन बाद उसके ऊपर लोड आप एक्सपीरियंस कराओगे उतनी अच्छी बात है। जितना अर्ली स्टेज में लोड ट्रांसफर करोगे उतना क्रीप कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, जो उतनी ही बुरी बात है ना। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों, कुछ के दिमाग में जा रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, सर ये क्या बोल रहे हो। तो मैं जो भी बोल रहा हूं आपको उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो। आपके पास जो क्रीप कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बना थीटा, आपके पास जो क्रीप कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ना थीटा इज व्हाट, इट इज अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन होगा ये, अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, ये आएगा, है ना, ये आ गया। अब सीधी सी बात है, आप सभी को ये बात पता होगी बट मैं फिर भी लिख रहा हूं, मेरा काम है ये चीज। स्ट्रेन क्या होगा हमारा, स्ट्रेन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेन हमें रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन। और मेरे मेंबर के अंदर अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, अगर मेरे मेंबर के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो ये बुरी बात है ना। अगर मेरे मेंबर के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है ये बुरी बात है, खासकर जब वो क्या होगा, एक तरीके से उसकी कास्टिंग हो गई, वो हार्डन स्टेट में आ गया और वक्त के साथ धीरे धीरे लोड के कारण उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बुरी बात है ना। तो सीधी सी बात देखो, अगर मैं जब 7 डेज के अंदर लोड को ट्रांसफर कर रहा था तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा था, 2.2 आ रहा था। अब ये 2.2 जब ही आया होगा जब ये मेरी अल्टीमेट
अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि अगर थीटा मेरा सबसे ज्यादा है ना, थीटा मेरा सबसे ज्यादा है, तो ये थीटा को ज्यादा करने के लिए मुझे ये ऊपर वाले न्यूमरेटर को ही तो बड़ा करना पड़ेगा ना, जब तो मेरा अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, जो कि बुरी बात है, क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन मेरे मटेरियल में, मेरे मेंबर में ज्यादा होते जा रहा है जैसे जैसे वक्त, जैसे जैसे टाइम, कास्टिंग के बाद का टाइम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, बुरी हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली एज ऑफ कंक्रीट में लोड ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब हम लोग बीम या स्लैब को कास्ट करते हैं तो आपने देखा होगा एक नॉर्मल आदमी ने भी ये चीज देखी होगी जो सिविल इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हो, कि कास्टिंग के कुछ दिनों तक जो सपोर्ट्स लगाए जाते हैं, है ना, जो शटरिंग, जो फॉर्मवर्क लगाया जाता है, उसको नहीं खोला जाता है ना, उसे रखा जाता है। कि क्यों रखा जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट का जो स्पेसिमेन है वो उसका डेड लोड रहे। मतलब अगर ये जो पेन है, पेन को छोड़िए, ये मैं वापस से यही ले लेता हूं, ये जो है ये डेड लोड अपना कब एक्सपीरियंस करेगा, जब इसके नीचे से सपोर्ट हटा दूंगा, है ना। अब मैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएगा ना नीचे, तो ऐसा मत बोलना कि सर अभी भी तो ये डेड लोड नहीं ले रहा, ऐसे समझो भाई, है ना। जब ये सपोर्ट है इसके ऊपर, जब इसके ऊपर सपोर्ट है, तो ये अपना डेड लोड एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। इसीलिए ये जो शटरिंग हटाई जाएगी, ये कुछ दिनों बाद हटाई जाती है, ताकि ये अपना कुछ इतना स्ट्रेन गेन कर ले कि इसके अंदर आने वाला फाइनल डिफॉर्मेशन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन जितना कम हो सके उतना कम रहे। इससे आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्रीप स्ट्रेन एक बुरा पैरामीटर है कंक्रीट के लिए। अगर ये कम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, क्या आपको यहां तक का पूरा पार्ट समझ में आया, है ना? क्या आपको ये पूरी बात समझ में आई? चलिए, इसके अंदर एक और चीज बताई जाती है, खैर उसका इतना कोई काम नहीं पड़ेगा आपको, बट चूंकि आप लोग कहीं जगह देखोगे तो फिर सवाल उठता है कि आपने क्यों नहीं बताया, तो हम भी आपको वो चीज बता देते हैं। देखिए, अब इसका कोई काम ही नहीं पड़ेगा आपको बेसिकली। अब जैसे कि ये तो कांस्टेंट हो गया, है ना, यहां पर क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये इस तरह से हमने क्या करा, इसको ऐसा कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अनलोड कर दिया, तो जब मैं अनलोड करूंगा ना, तो देखना ध्यान से, जब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अनलोड कर रहा हूँ, तो मुझे जो कर्व मिलेगी, देखो पहले तो ऐसी स्ट्रेट आती हुई मिलेगी, तो ये जो स्ट्रेट आ रहा है ना, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिकवरी। मतलब जो डिफॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है ना, इंस्टेंटेनियस रिकवरी, है ना। ये अनलोडिंग के लिए बता रहा हूं। और उसके बाद यहां पर ये देखो, ये कर्व ऐसी क्या हो गई, टर्न हो गई, है ना, ये कर्व क्या हो गई, यहां पर ऐसी टर्न हो गई। तो जो टर्न हुई, है ना, जो यहां पर ऐसी टर्न हुई, तो टर्न वाला जो पार्ट है इसको बोला जाएगा क्रीप रिकवरी, है ना। इसको क्या बोला जाएगा, क्रीप रिकवरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्रीप रिकवरी बोला जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये इतना जो पोर्शन बचा, है ना, इतना जो पोर्शन बचा, ध्यान रखना यहाँ पर स्ट्रेन लिखा है ना, ध्यान रखना यहाँ पर स्ट्रेन लिखा है, तो ये जो हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं कि ये बचा हुआ हमारे पास क्या हो गया, क्रीप स्ट्रेन हो गया। ठीक है, इसका कोई काम ही नहीं है, हमने सब चीजें इसी से डिराइव कर ली, इसलिए जब उसका कोई काम ही नहीं है, तो अगर वो नहीं भी बताते तो कोई बात नहीं, बट आप देख लीजिए, आपको शायद इससे कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, जल्दी देखिए, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं कि दिस इज फॉर द, है ना, दिस इज फॉर व्हाट, अनलोडिंग, दिस इज फॉर व्हाट, अनलोडिंग। चलिए, है ना, क्या आपको ये पार्ट समझ में आया, ये किसके लिए है, अनलोडिंग के लिए था। ठीक है, आपको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा, है ना, पूरा स्क्रीन पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि क्रीप क्या होता है, उसका डायग्राम क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है,
बहुत बढ़िया कंसेप्ट लगता है मेरे को ये पढ़ाने में, और क्योंकि इसको पढ़ाया जा सकता है, समझा जा सकता है, और प्रैक्टिकली जैसे मैंने आपको कहा कि कितने दिनों बाद वो शटरिंग हटाई जाती, तो आप उससे इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ऐसा क्यों किया जा सकता है। ध्यान रखना, जाके किसी को बोलना नहीं, वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं ना उनको बोलना नहीं, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्योंकि उनने इंजीनियरिंग नहीं ऑप्ट करी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये भी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर कि क्यों अर्ली डेज ऑफ कंक्रीट के लोड लगाना क्यों बुरी बात है, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों के लिए, है ना, यहां पर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक देखेंगे हम लोग, दैट विल बी अवर श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब अगेन श्रिंकेज मतलब क्या होगा, सोचिए जरा, श्रिंकेज मतलब क्या होगा, अगेन डिफॉर्मेशन। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट मतलब क्या होगा, अगेन डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो सीधी सच्ची सी बात अगर मुझे यहां पर आपको बताना हो कि श्रिंकेज होता क्यों है, तो मेनली, है ना, अगर हम लोग यहां लिखना चाहे कि श्रिंकेज होता क्यों है, तो आप लोग लिख सकते हो कि जो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट विल अकर, है ना, विल अकर मेनली ड्यू टू, है ना, विल अकर मेनली ड्यू टू इवोपरेशन, क्या लिख रहे हैं अपन लोग, इवोपरेशन ऑफ वाटर, है ना, थ्रू कंक्रीट, ठीक है। अब ये बात आपको यहां पर समझ में आई कि जो कंक्रीट है उसमें से क्या हो गया, मेरा वाटर जो है वो इवोपरेट हो गया, जो मेरा कंक्रीट है उसमें से क्या हो गया, वाटर इवोपरेट हो गया। अब वाटर इवोपरेट हो गया तो मेरा जो कंक्रीट है वो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, मतलब इसके बारे में एक और लाइन बोल सकता हूं, इट कैन बी, है ना, क्या बोल सकता हूं, इट कैन बी डिफाइंड, मतलब क्या, द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट कैन बी डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ, क्या लिख रहे हैं हम लोग, द रिडक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ, है ना, ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इवोपरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। श्रिंकेज हुआ क्यों और किस तरह से उसे डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब हम मटेरियल नहीं पढ़ रहे हैं तो इसकी ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाते हुए सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि हमारे पास जो कंक्रीट है वो दो स्टेज में है। एक तो मैंने आपको बताया था फ्रेश स्टेट, जिसको मैं ग्रीन स्टेट भी बोल सकता हूं, एक हो गया मेरा फ्रेश स्टेट, है ना, एक हो गया मेरा फ्रेश स्टेट, ठीक है। तो इसी के अंदर इस केस में भी हमारा क्या हो सकता है, इस केस के अंदर भी क्या हो सकता है, मेरा श्रिंकेज हो सकता है। जब मेरा फ्रेश स्टेट है इसमें भी तो वाटर इवोपरेट हो सकता है ना, तो इसको जनरली क्या कहते हैं हम लोग, हमारा, है ना, प्लास्टिक श्रिंकेज कहते हैं। इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, हमारा प्लास्टिक श्रिंकेज कहते हैं, है ना, प्लास्टिक श्रिंकेज कहते हैं। और उसी तरह से हो सकता है कि मेरा यहां पर एक हार्ड स्टेट होगा कंक्रीट का हार्ड स्टेट होगा, और इस हार्ड स्टेट में से जब वाटर इवोपरेट होगा, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ड्राइंग श्रिंकेज कह सकते हैं, है ना, ड्राइंग श्रिंकेज कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हमारे लिए जो ज्यादा स्टडी करने का पैरामीटर होता है वो हमारा क्या हो सकता है, ड्राइंग श्रिंकेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज कंपेयर टू द प्लास्टिक श्रिंकेज,
ठीक है। ड्राइंग श्रिंकेज मतलब हार्ड स्टेट में चले गया, जैसे मैं अभी जिस कमरे में खड़ा हूं, यहां पर जो बीम है और जो स्लैब है वो अभी क्या है, हार्ड स्टेट में। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये मेरा जो बीम है, मेरे पास अभी जो ऊपर बीम है, ये कंटिन्यूसली इट इज एक्सपोज टू व्हाट, सनलाइट, इट इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू व्हाट, टेम्परेचर। तो इसके अंदर जो पोर्स होंगे, अगर वहां पर अभी भी पानी अवेलेबल है तो वो क्या होगा, इवोपरेट होगा। तो उस समय जो मेरा स्पेसिमेन है वो अंदर की तरफ क्या होगा, कांटेक्ट होने की कोशिश करेगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये ड्राइंग श्रिंकेज जो है ये बहुत ज्यादा, मतलब ये अगर ज्यादा है तो मेरे मेंबर का स्ट्रेंथ कम होना वक्त के साथ क्या है, निश्चित है। तो इसे जितना हो सके उतना ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। फ्रेश स्टेट में अगर हो रहा है तो वी कैन कंट्रोल इट, कि हमें दिख रहा है कि हमारा जो कंक्रीट है वो श्रिंक हो चुका है, तो मैंने आपको बताया था कि हम वाटर क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं। तो आई होप आपको श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट समझ में आ गया होगा। अब इससे आप एक चीज जरूर समझिएगा, कि जो हमारा श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट है, ठीक है, जो हमारा श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट है वो हमें बेसिकली क्या बता रहा है, वो हमें एक स्ट्रेन बता रहा है, वो हमें क्या बता रहा है, डिफॉर्मेशन बता रहा है, वो हमें क्या बता रहा है, एक स्ट्रेन बता रहा है। तो इसमें मैं जरूर ये बात लिखना चाहूंगा, क्या बात लिखना चाहूंगा मैं यहां पर, देखिए एस पर क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, एस पर IS 456, एस पर IS 456 2000 द मैक्सिमम है ना, द मैक्सिमम shrinkage strain as per IS 456 2000, the maximum shrinkage strain is limited to, है ना, is limited to, कहां तक लिमिटेड है ये, देखिए कहां तक लिमिटेड है ये, 0.03% और 3 × 10⁻⁻⁴। यह आप याद रखेंगे बच्चों, ये पूछा जाता है, ये मतलब गेट में भी अगर पूछ लिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 नंबर में इस तरीके की चीजें आ सकती, क्योंकि ये हमारे IS 456 का रिकमेंडेशन है। ठीक है, कोई चलते फिरते आदमी ने नहीं बोल दी ये बात कि चलो ऐसा ले लेना, ये इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 का क्या है, रिकमेंडेशन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी तरीके का जो डिफॉर्मेशन है मेरे कंक्रीट के अंदर या मेरे किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर, वो क्या होगा, मतलब सही नहीं रहेगा मेरे मेंबर के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब ऐसे समझिए कि जो श्रिंकेज है वो ऐसे अंदर की तरफ होगा, है ना, ऐसे अंदर की तरफ होगा। ठीक है, वापस से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, शायद ये पूरा RCC हमको सही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा मेंबर है, कंक्रीट का मेंबर। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके अंदर दबाया, इसको मैंने क्या करा, अंदर ऐसे करके दबाया, तो ये अंदर नहीं दबा। क्यों नहीं दबा? क्योंकि इसने मेरे लगाए हुए मोशन को, इसने मेरे लगाए हुए फोर्स को क्या करा, रेस्ट्रिक्ट करा। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस किस तरफ डेवलप हुआ होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? खुद समझदार हो, जवाब दो। तो आप खुद ही बोल रहे होंगे सर कि रेजिस्टेंस जो होगा वो बाहर की तरफ डेवलप हुआ होगा, मतलब ये ऐसा बाहर की तरफ डेवलप हुआ होगा, मतलब ये ऐसा जाने की कोशिश कर रहा होगा। अभी ये ऐसा, ये देखो अंदर दबा रहा हूं, कोई चेंज आया? नहीं आया। तो इसमें रेजिस्टेंस कहां होगा, बाहर की तरफ। क्या हुआ, बाहर की तरफ क्या हुआ, टेंशन डेवलप हुआ था, और टेंशन डेवलप होने के कारण क्या हुआ, टूट गया स्पेसिमेन। मतलब कंक्रीट के अंदर भी क्या हुआ होगा, जब श्रिंकेज हुआ तो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करी, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि रिस्ट्रेंट है, तो उसने बोला ले भैया बाहर की तरफ रेजिस्टेंस, और फिर श्रिंकेज के कारण मेरे कंक्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुई। कंक्रीट मेरा टेंसाइल फोर्सेस के लिए वीक है, इसीलिए उसमें क्या हो गए, क्रैक्स फॉर्म हो गए। तो श्रिंकेज के कारण कंक्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी और क्रैक्स फॉर्म होंगे। ये बात समझ में आई? मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दी ये बात। तो ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर ये बात, है ना, यहाँ पर हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे, ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, है ना, ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट
टेंसाइल स्ट्रेसेस है ना, टेंसाइल स्ट्रेसेस will be developed in concrete, which will lead to cracks. क्या ये बात यहां पर समझ में आ गई? क्या ये बात यहां पर समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो यही सारी बातें मुझे आज आपको इस सेशन में बतानी थी, जिसमें मैंने आपको क्रीप ऑफ कंक्रीट कवर कराया, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट कवर कराया। आई होप आपको ये दोनों जो टॉपिक्स होंगे ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसमें जितनी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती है या आपको प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए, वो मैंने आपको सारी चीजें कवर कर दी है। ठीक है, शांति से सेशन को देखिएगा, ठीक है, और समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में भी हम लोग कंक्रीट की एक नई प्रॉपर्टी के साथ ही मिलेंगे, एक नई प्रॉपर्टी के साथ ही डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।